Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Wajid Ali Kambo, chemistry first year chapter 8 and today we are going to study buffer capacity. Student, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने बफर सॉल्यूशंस क्या हैं, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन और फिर उसके बाद हमने हेंडरसन इक्वेशन को पढ़ा जिसकी मदद से हम बफर सॉल्यूशन की पीएच को मालूम करते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं बफर कैपेसिटी है क्या और फिर हम ना एग्जाम्पल की मदद से इसको सॉल्व करने की, इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। बफर कैपेसिटी आज हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट, बफर कैपेसिटी में ना सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, डेफिनेशन से फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन में देखें, द कैपेबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स pH when a small amount of an acid or a base is added। बफर सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि वो सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करने पर वो अपनी पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। पीएच चेंज होती है लेकिन नेग्लिजिबल माइन्यूट चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। अब हम आज क्या देखना चाहते हैं? आज हम पढ़ना चाहते हैं कैपेबिलिटी, सलाहियत कि बफर सॉल्यूशन एसिड बेस ऐड करने पर पीएच में किस हद तक रेजिस्ट कर सकता है, यानी इसका टॉलरेंस लेवल है क्या, ये किस हद तक एसिड या बेस उसकी पीएच को एडिशन को अकोमोडेट कर सकता है, ये आज हम पढ़ना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बफर कैपेसिटी में लफ्ज कैपेबिलिटी आपको याद रखना है। मैं कैपेबिलिटी के मानी भी बता रहा हूं। कैपेबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत और ये बाकी जो है अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन pH व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस इज एडेड। ये वाली जो चीज है ना, ये बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं। एक जो चीज ऐड हुई है ना, वो यही सिर्फ जो वर्ड है कैपेबिलिटी। अब पहली बात, हम ना बफर कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली, यानी इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। हम इसको क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं दैट हाउ मच एसिड or a base can be added in a buffer solution। यानी दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूं, आप किसी बफर सॉल्यूशन का टॉलरेंस लेवल उसको मेजर कर सकते हो और वही टॉलरेंस लेवल उसकी बफर कैपेसिटी कहलाता है। यानी मैंने क्या कहा, मैंने लफ्ज यूज किया टॉलरेंस level। buffer capacity actually the tolerance level of a buffer solution। my dear student, एक और सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, the buffer capacity of a buffer solution is measured by the sizes of actual molarities of its component। मैंने क्या कहा, the buffer capacity of a buffer solution of a buffer कह लें, can be measured by the sizes of actual molarities of its components। इसमें जो चीज याद रखनी है ना, वो ये है, बफर कैपेसिटी को हम ऐसे कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय द साइजेस ऑफ एक्चुअल मोलैरिटीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। आप जानते हैं जो बफर सॉल्यूशन है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वीक, अगर मैं एसिडिक बफर की बात करूं, वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस, या
weak base and salt of it with strong acid. These are two components of a buffer solution. इन कंपोनेंट्स की मोलैरिटीज लेकर, मोलैरिटीज, इसकी मोलैरिटी है क्या, क्या 1 मोलर है, 1.5 मोलर है, मोलैरिटी है क्या, उन मोलैरिटीज की बेस पर, उन मोलैरिटीज के साइज की बेस पर हम बफर कैपेसिटीज को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। स्टूडेंट, ये जो बफर कैपेसिटी है ना, ये एवरीडे लाइफ में ये बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। यानी आप ना बाज फूड स्टफ के ऊपर या मेडिसिन के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। वो एक्सपायरी डेट हमें क्या बताती है? वो एक्सपायरी डेट हमें बताती है कि इस डेट के बाद इस सॉल्यूशन की, इस सब्सटेंस की पीएच इतनी चेंज हो जाएगी कि ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नाकाबिले इस्तेमाल रहेगा। तो जो केमिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, वो किसी भी बफर सॉल्यूशन, या वो किसी भी फूड स्टफ में या मेडिसिन में या जहां भी उसका इस्तेमाल है, तो इससे पहले उनको पता होता है कि इसकी बफर कैपेसिटी कहां तक है, ये किस हद तक एडिशन ऑफ एसिड और बेस उसको टॉलरेट कर सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे जब कोई इंजीनियर वो किसी ब्रिज वगैरह को बना रहा है, तो उनको पता होता है कि ये ब्रिज जो है ये किस हद तक लोड बर्दाश्त कर सकता है, और अगर लोड इससे ज्यादा होगा तो ये ब्रेक हो सकता है, ये टूट भी सकता है। उस ब्रिज की भी एक स्ट्रेंथ कैपेसिटी है। इसी तरह बफर सॉल्यूशन की भी एक कैपेबिलिटी है, एक कैपेसिटी है। स्टूडेंट, मैं आपको दो एग्जांपल समझाता हूं, लेकिन उन एग्जांपल को समझने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम पीछे पढ़ के हैं, दैट इज द हेंडरसन इक्वेशन फॉर बफर सॉल्यूशन। मैंने आपको जो हेंडरसन इक्वेशन पढ़ाई थी स्टूडेंट, हेंडरसन इक्वेशन हमारे पास ये एसिडिक बफर के लिए भी थी, बेसिक बफर के लिए भी थी। एसिडिक बफर के लिए जो हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन थी वो था pH दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। दिस वन इज द हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। सिमिलरली, हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर POH दैट इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग concentration of salt over concentration of base। ये अब इन इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूं, और फिर उस बफर सॉल्यूशन में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करके ये देखते हैं इसकी बफर कैपेसिटी क्या। पहले एग्जांपल देखें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये जो एग्जांपल है इसमें मैं ना ये एक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूं। ये मेरे पास बफर सॉल्यूशन है। माय डियर स्टूडेंट, इस बफर सॉल्यूशन में मैं ऐड करता हूं एसिटिक एसिड, इसमें मैं ऐड करता हूं सोडियम एसीटेट। ये दो इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, ये दो चीजें हैं जिनको ऐड करके मैंने ये सॉल्यूशन। अब ना मैं पहले मैं इसकी पीएच मालूम करूंगा, फिर इसके अंदर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करके देखता हूं कि इसकी पीएच में कितनी चेंज आई है, फिर हम बफर कैपेसिटी की बात करते हैं। देखें, मैं फर्ज करता हूं ये बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए मेरे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड है, वीक एसिड, मेरे पास एसिटिक एसिड है 0.09 मोलर। अब ये मैं लफ्ज बोल रहा हूं मोलर, ये एम मोलर, मोलैरिटी की तरफ इशारा है। मोलैरिटी ये कंसंट्रेशन को जाहिर कर रहा है, और ये मोल पर डीएम क्यूब में हम इसे लेते हैं। ये बातें ध्यान में रखनी। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 0.09 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट दिस वन इज 0.11 मोलर। सपोज मैं इतनी इनकी कंसंट्रेशन लेता हूं। अब मैं देखना चाहता हूं इस कंबिनेशन से पीएच कितनी आती है। तो स्टूडेंट, मुझे हेंडरसन इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज पीएच, और आप जानते हैं कि pKa ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की pKa मैं पहले भी आपको बता चुका हूं 4.74 है। तो pH दैट इज इक्वल टू pKa, और वो है 4.74 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और वो है 0.11 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और वो है 0.09।
0.09। माय डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.83। सॉल्व कर ले, इन दोनों के रेशो ले, जो आंसर है उसका लॉग ले ले, लॉग लेने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा उस पर 4.74 जो है उसको ऐड कर दें, तो आंसर विल बी 4.83। इट मींस कि अगर आप ये एसिड और ये सॉल्ट अगर आप इतनी कंसंट्रेशन में लेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से जो आपके पास बफर सॉल्यूशन बनेगा उसकी पीएच होगी 4.83। स्टूडेंट, एक तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। एक और पॉइंट, ये जो आपके पास बफर सॉल्यूशन बना इसको आप केमिकली आप देखें, केमिस्ट्री की नजर से देखें, केमिकल एनालिसिस करें, तो मेरे पास इसके अंदर जो पहला रिएक्शन क्या है कि CH3 एस्टिक एसिड आयोनाइज हुआ तो मेरे पास आ गया एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव और साथ ही मेरे पास हाइड्रोजन आयन आ गया। लेकिन जब आप इसमें सोडियम एसीटेट ऐड करेंगे CH3COONA सोडियम एसीटेट, ये आयोनाइज होगा, ये भी एसीटेट आयन देगा और साथ सोडियम आयन आएंगे। अब ना जैसे जैसे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ये तकरीबन ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएगा, जैसे जैसे ये फॉरवर्ड जाएगा ये रिएक्शन पीछे जाएगा। बहरहाल ओवरऑल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के मिक्सचर जो हमारे पास बना, जो बफर सॉल्यूशन बना, उसकी पीएच 4.83 आ गई। एक और स्टूडेंट चीज जो बार बार मैं आपके ज़हन में लाऊंगा वो क्या है, वो है कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है ना, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। और एक और अहम बात, सॉल्यूशन में जो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन है इट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय सोडियम एसीटेट। ये हम पीछे पढ़ के आए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, ये इसके बराबर है। इन चीजों को ज़हन में रखना है। अब एक और भी बात ज़हन में रखनी है, वो आपने क्या ज़हन में रखनी है कि जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ये रिएक्शन रिवर्स आएगा, ये रिवर्स आएगा। हमारे पास तीसरी बात जो ज़हन में रखनी है कि हम बफर सॉल्यूशन क्या किसे कहते हैं। बफर सॉल्यूशन इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, इसका मिक्सचर। अब हम इसके अंदर ये जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन बना स्टूडेंट, अब हम इसके अंदर 0.01 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं और फर्ज करें ये सॉल्यूशन जो है, ये जो बफर सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम जो है ये 1 dm क्यूब है। अब मैंने 1 dm क्यूब सॉल्यूशन में, बफर सॉल्यूशन में मैंने 0.01 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया। यानी मैंने आपसे कहा कि एडिंग 0.01 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 dm क्यूब ऑफ बफर, आई मीन बफर सॉल्यूशन। स्टूडेंट, ये अब आपने काम किया। हम देखना चाहते हैं कि इतनी अमाउंट स्ट्रॉन्ग बेस के ऐड करने पर बफर सॉल्यूशन की पीएच उस पर कितना फर्क पड़ा। अब ये टेक्निकल बात है स्टूडेंट। माय डियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपने 0.01 मोल लिया है, ये सारे का सारा आयोनाइज हो जाएगा एंड वी विल गेट 0.01 मोल एंड सोडियम आयन एंड 0.01 मोल हाइड्रोक्साइड आयन। हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे। अब जरा देखें, अब हाइड्रोक्साइड आयन अगर सॉल्यूशन में आएंगे तो दे विल डेफिनेटली चेंज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। एक बात स्टूडेंट याद रखना, वाटर की पीएच, न्यूट्रल वाटर पीएच 7, अगर आप इतनी अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डाल दें तो वाटर की पीएच 7 से बढ़कर 12 हो जाएगी। इसका मतलब है 1 लीटर वाटर में, 1 dm क्यूब वाटर में अगर आप इतने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो वाटर की पीएच 7 से 12 हो जाएगी। अब हमने इतनी अमाउंट ही बफर सॉल्यूशन में डाली। अब आप देखिए इसकी पीएच कितनी चेंज हुई और कैसे चेंज हुई। स्टूडेंट देखिए, जैसे ये हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में आएगा, अब इस हाइड्रोक्साइड आयन का इससे रिएक्शन होगा।
ये हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, ये इससे रिएक्शन करेगा, ये फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि ये आपके पास पहले कितना था, ये मेरे पास था 0.09 मोलर। अब जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जितना ये इधर इस्तेमाल हो जाएगा। तो कितना इस्तेमाल हुआ? ये था आपके पास 0.1, तो इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड जब ये शुरू में 0.09 था, अब ये जब फॉरवर्ड जाएगा तो एसिटिक एसिड इतना कम हो जाएगा। यानी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH पहले थी 0.09, लेकिन जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ये यूज हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी कम होगी, 0.01 कम होगी। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? अब इसकी कंसंट्रेशन रहेगी 0.08 मोलर, इतना ये। इसके बरक्स जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो आपके पास ये एसीटेट आयन, एसीटेट आयन इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन सोडियम एसीटेट। ये पहले कितना था? ये पहले था 0.11। अब ये जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? जितना ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और कितना फॉरवर्ड जा रहा है? 0.01। तो इसका मतलब है द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन कह लो या एसिटिक एसिड, दैट इज पहले थी 0.11, अब इसमें ऐड हो गया 0.01 और अब ये आपके पास आएगी 0.112। स्टूडेंट, ये पॉइंट जो है ना, ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी आपने कंसंट्रेशन बेस की ली थी वो बेस स्ट्रॉन्ग था, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हुआ, और जितना आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन हुए, ये हाइड्रोक्साइड आयन ने एसिटिक एसिड से रिएक्शन किया। जब ये रिएक्शन हुआ तो ये एसिटिक एसिड एसीटेट आयन में कन्वर्ट होता गया। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन कम हुई। पहले कितनी थी? 0.09, अब कम हो गई। कितनी कम होगी? जितना ये एसिटिक एसिड रिएक्ट किया उतनी। जब अब नई कंसंट्रेशन क्या आ गई? 0.08। और एसीटेट आयन पहले तो ये था 0.11, अब ये और बना। कितना और बना? 0.01 और बना। इसको ऐड कर दे तो आपके पास ये। अब इसको आप यूज करेंगे हेंडरसन इक्वेशन में, pH दैट इज इक्वल टू pKa इसकी 4.74 होती है प्लस लॉग इन दोनों को। ऊपर अब आपके पास 0.12 चला गया और नीचे आपके पास 0.08 आ गया। माय डियर स्टूडेंट, अब आप इसकी pH मालूम, इसको कैलकुलेट करो, दोनों की रेशियो ले लो, उसका लॉग लो, आपके पास आएगा 4.92। माय डियर स्टूडेंट, पहले आपके पास था 4.83, आपने ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना किया? 0.01 मोल। अब आपके पास इसकी नई pH कितनी होगी? 4.92 होगी। ये इनिशियल pH है और ये pH ऑफ बफर सॉल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ 0.01 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा था कि अगर आप वाटर के अंदर वाटर 1 लीटर 1 DMQ वाटर लेकर इतनी अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसकी pH 7 से 12 तक चली जाएगी। वाटर इज अ नॉन बफर सॉल्यूशन, लेकिन अगर आप किसी बफर सॉल्यूशन में उतनी अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, pH चेंज हुई है, बट दिस इंक्रीज इन pH, दिस इज टॉलरेबल। ये टॉलरेबल है, ये माइन्यूट है, नेग्लिजिबल चेंज इन pH, and such attitude, such behavior is shown by buffer solution. एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास ये एग्जांपल नंबर 2 है और इसमें मैं ना दो बफर्स लेता हूं। एक को मैं कहता हूं बफर 1 और दूसरा मेरे पास आएगा बफर 2। स्टूडेंट, बफर 1 जो है ना, ये मैं बनाता हूं एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के कॉम्बिनेशन से। दिस वन इज द एसिटिक एसिड CH3COOH और दूसरा मेरे पास है सोडियम एसीटेट। मैं इसकी ना pH जानना चाहता हूं तो मुझे हेंडरसन इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इन दोनों की कंसंट्रेशन को इल्म होना चाहिए। तो मेरे पास जो एसिटिक एसिड है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड स्टूडेंट, ये मेरे पास है 0.09 मोलर और मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट
ये हमारे पास ये हमारे पास 0.49, इसको मैं 49 ले लेता हूं, और सोडियम एसीटेट जो है इसको मैं 0.90 मोलर ले लेता हूं। ये मेरे पास एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन। मैं इसकी पीएच जानना चाहता हूं। अब पीएच आप जानते हैं कि पीएच दैट इज इक्वल टू pKa प्लस, और pKa आपको पता है कि एसिटिक एसिड की 4.74, बार बार हमने पीछे भी जिक्र किया, प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, ये मेरे पास आ जाएगी 0.90, और कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 0.49। माय डियर स्टूडेंट, मैं इन दोनों के रेशो लूंगा, 1.83 आएगी, उसका लॉग ले लें, आपके पास इसकी पीएच जो आएगी वो 5 आएगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों कंपोनेंट्स की अगर मैं कंसंट्रेशन इतनी लूं तो मेरे पास जो बफर सॉल्यूशन बनेगा इसकी पीएच है 5। बिल्कुल इसी तरह आप एक और बफर सॉल्यूशन बनाएं, ये बफर सॉल्यूशन भी एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट के कॉम्बिनेशन से बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। और ये जो मेरे पास बफर सॉल्यूशन बना, मैं इसकी पीएच जानना चाहता हूं। अब पीएच के लिए आपको वही स्ट्रेटजी, आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितनी आपने ली। अब ये मैं अब के बाद इस बफर सॉल्यूशन के लिए मैं एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इससे 10 टाइम्स कम लूंगा, और मेरे पास आएगी 0.049 मोलर, और कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट आई मीन सॉल्ट, वो मैं इससे 10 टाइम, ये मेरे पास आएगी 0.090 मोलर। अब इसकी मैं पीएच 4.74 प्लस लॉग ये 0.09 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और ये एसिड है 0.49 0.09049। माय डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करो, इनकी रेशो लें, रेशो वही आएगी जो आपने इधर दी, लॉग लेकर, तो आपके पास ये भी पीएच कितनी आएगी 5। तो इसका मतलब है इसकी पीएच भी 5 है। दोनों ने मेरे पास बफर्स बने, बफर 1 बफर 2, दोनों में कंपोनेंट्स की नेचर सेम है, एक्चुअल मोलैरिटीज का साइज डिफर करता है, लेकिन पीएच दोनों की सेम आ गई। अब दोनों बफर सॉल्यूशन में मैं सेम अमाउंट ऑफ बेस ऐड करता हूं, सेम अमाउंट इसमें मैं ऐड करता हूं 0.04 मोल ऑफ NaOH, और स्टूडेंट इसका वॉल्यूम जो है वो 1 dm³ है। इसमें मैं ऐड करता हूं 0.04 मोल ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम अमाउंट आपने ऐड की, इसका वॉल्यूम भी 1 dm³ है। यानी बाय एडिंग 0.04 मोल ऑफ NaOH in 1 dm³ बफर। और यही बात स्टूडेंट आप इधर भी कहेंगे कि एडिंग 0.04 मोल ऑफ NaOH in 1 dm³ बफर। स्टूडेंट अब हम इसमें कैलकुलेशन करने गए, लेकिन कैलकुलेशन के लिए ना आपको मेरी ये वाली बातें ज़हन में रखनी पड़ेंगी। और ये पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स ये हैं कि जितना आप बेस की जितनी अमाउंट आपने ऐड की, उस अमाउंट को एसिटिक एसिड में से माइनस करेंगे, और बेस में उतनी अमाउंट सॉल्ट में उतनी अमाउंट ऐड करेंगे, यानी कॉन्जुगेट बेस आई मीन सॉल्ट, उसमें उतनी अमाउंट ऐड करेंगे। आइए जरा देखते हैं हमने इधर क्या किया। हमने ना ये वाला 0.04 मोल NaOH इसको ऐड किया था, तो अब ऐड किया, इसकी उतनी अमाउंट एसिड के साथ मिल गई, और एसिड जो है उतना कम हो गया। इसका मतलब है मैं इसमें से 0.04 इसको माइनस करूंगा। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यू विल बी हैव 0.45 मोलर आपके पास आ गया। इसका मतलब है दिस वन इज द concentration of acetic acid after the addition of 0.04 mole of NaOH। सिमिलरली मैंने आपसे सॉल्ट के बारे में क्या कहा था कि इतनी अमाउंट आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 0.04, और स्टूडेंट इसको ऐड करो तो ये आपके पास आएगा 0.94 मोलर। अब
these are new concentration of components, these are new molarities of components. अब आप pH ली, pH that is equal to pKa प्लस लॉग, और pKa का पता स्टूडेंट आपको, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 4.74 है एसिटिक एसिड की pKa, और इसमें लॉग, ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज 0.94, नीचे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है 0.45। अब आप इसको सॉल्व करें, जब आप सॉल्व करेंगे द न्यू पीएच इज 5.06। इसका मतलब क्या हुआ, पहले बफर सॉल्यूशन की पीएच 5, आफ्टर द एडिशन ऑफ 0.04 मोल ऑफ NaOH द न्यू पीएच इज 5.06। कितना इंक्रीज हुआ पीएच में, कितना इंक्रीज हुआ, 0.06 इतना इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट आफ्टर द एडिशन ऑफ 0.04 मोल NaOH। यही चीजें इधर भी हम करते हैं, मैंने इधर भी इसमें इतना ही बेस ऐड किया है स्टूडेंट। अब आपने इसको देखना है, आपने इतनी अमाउंट इसमें ऐड की, जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसमें से हम माइनस करेंगे, 0.04 माइनस किया तो ये मेरे पास आ गया 0.009 मोलर, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.009 मोलर, और इसमें ऐड करना है 0.04 ऐड करेंगे तो आपके पास, इसमें ऐड करो तो आपके पास 0.13 मोलर आ गया। अब यही आपके पास जो न्यू वैल्यूज आई आफ्टर द एडिशन ऑफ 0.04 मोल NaOH, अब आप इसकी बेस पे पीएच लें तो पीएच इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग, इसको आप ऊपर लेंगे 0.13 और 0.009। माय डियर स्टूडेंट, अब इसे सॉल्व करें, जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास जो नई पीएच आएगी दैट इज 5.90। इसका मतलब हुआ पहले पीएच कितनी थी 5, आफ्टर द एडिशन ऑफ 0.04 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड अब पीएच हो गई 5.90। कितना इंक्रीज हुआ पीएच में, इंक्रीज हुआ स्टूडेंट 0.9। इधर कितना इंक्रीज हुआ था 0.06, इसमें इंक्रीज कितना हुआ 0.9। इसका मतलब है इसमें पीएच में इंक्रीज निस्बत ज्यादा, हालांकि दोनों में एक जितनी अमाउंट में बेस को हमने ऐड किया था। स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सब बातों को कंक्लूड करूं तो साइजेस ऑफ मोलैरिटीज ऑफ कंपोनेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बफर कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसमें साइजेस ऑफ, ये वाला जो है साइज ऑफ कंपोनेंट्स ज्यादा है, मोलैरिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा है, और इसमें साइज ऑफ मोलैरिटी ऑफ कंपोनेंट कम हो गया, मोलैरिटी कम हो गई, इट मींस इसकी बफर कैपेसिटी भी कम होगी। सारी बात का कंक्लूजन क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी तो आप वीक एसिड या वीक बेस जो आप ले रहे हैं तो आप, और उसका सॉल्ट, उनकी मोलैरिटीज आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी। जितनी मोलैरिटी ज्यादा होगी डेफिनेटली उतना उसका टॉलरेंस लेवल ज्यादा होगा, उसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने बफर कैपेसिटी, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा और फिर मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हमने बफर कैपेसिटी को समझा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।